हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएच फर्स्ट में सब्जेक्ट टीचिंग और बायोलॉजिकल साइंस में हमने आपसे इससे पहले लेक्चर में हमको अनुदेशन के उद्देश्य क्या होते हैं और उसके बारे में चर्चा की थी। आज का टॉपिक होगा आपका ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का परिगणना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो हमारे ब्लूम है उन्होंने क्या क्या शैक्षिक उद्देश्यों का क्या क्या वर्गीकरण किया, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन से होते हैं? एक होता है सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव, और नंबर 2 क्या होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसे बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है? ये उद्देश्य जो समान रूप से विज्ञान के एक विषय के रूप में होते हैं। जो हमारे जो उद्देश्य जो एक विषय के रूप मतलब समान रूप से जो विज्ञान के रूप में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? ये जो उद्देश्य समय विशेष में पढ़ाए जाने जो मतलब एक टाइम में हमारे जो पढ़ाए जाते हैं उनके प्रकरण से संबंधित होते हैं। जो हमारे एक विषय के मतलब एक समय में जो पढ़ाए जाते हैं जो उनका क्या होता है एक टॉपिक होता है उससे संबंधित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। इन उद्देश्यों को हमने कितने मतलब 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक होता है बोधात्मक, एक होता है क्रियात्मक, और नंबर 4 होता है सृजनात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारे जिसमें हम ज्ञान मतलब जो भी हमारा जो ज्ञान होता है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मतलब क्या छात्र को हमें क्या जो हमारे जीव विज्ञान के तत्व होते हैं उनके जो शब्द होते हैं और उनकी जो आकृतियों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे क्या होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य जो हमारे जो ज्ञानात्मक उद्देश्य उसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो हमारे ज्ञान क्या है क्या उद्देश्य है उसके विषय में चर्चा करते हैं। नंबर 3 क्या होता है? प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य। ये उद्देश्य इस बात का संकेत करते हैं कि छात्र में किस प्रकार का जो हमारे छात्र होते हैं उसमें किस प्रकार का प्रत्याशित या व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है। जो हमारे जो छात्र होते हैं उनमें किस प्रकार का मतलब व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है। छात्र किसी भी तत्व की परिभाषा कर सकेंगे और रूपरेखा बना सकें। जो हमारे जो छात्र होते हैं किस प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं या उनकी किस प्रकार से उनकी रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार का के चतुर्यांश को प्रदर्शित कर सकते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को जो हमारे जो जीव विज्ञान का जो शिक्षण है उनके उद्देश्यों को बहुत सारे शिक्षाविदों ने विभिन्न रूप से मतलब उनका वर्गीकरण किया है। विभिन्न आयोग जैसे हमारे जो आयोग हैं या हमारी जो कमेटियां हैं और वह सम्मेलन व कार्यशालाओं के प्रतिवेदनों में विद्यालयों के जो हमारे जो स्तर होते हैं मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो स्तर होते हैं के लिए अलग अलग उद्देश्यों का उल्लेख किया है। मतलब उन्होंने क्या किया एक मतलब ऐसा नहीं कि जो एक प्रकार के उद्देश्य दिए, उन्होंने जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के उन्होंने उद्देश्यों का उल्लेख किया है। ब्लूम के अनुसार जो हमारी एक थी ब्लूम अप्रोच टू द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार जीव विज्ञान में हम जो हमारे जो जीव विज्ञान है उसमें हम पेड़ पौधों को और जंतुओं को उनके जिनके क्या वर्ग हैं उपवर्ग क्रम और समुदाय तथा जाति आदि के में वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करके उनके क्या बनाते हैं एक तरीके से हम उसे सरल बनाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं को ब्लूम ने प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में डिवाइड करके उनकी व्याख्या की है। उन्होंने क्या किया जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य उन्होंने हमारे क्या किया उन्होंने 3 प्रकार से उनको क्या किया डिवाइड किया और उनके विषय में व्याख्या की। शिक्षकों ने सामान्य उद्देश्यों को वांछित लक्ष्यों के रूप में जो हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने जो हमारे जो सामान्य उद्देश्य उनको एक तरीके से वांछित रूप में स्वीकार किया, किंतु उनकी अस्पष्टता से शिक्षण में उनके प्रयोगों में आर्थिक जो हमारे क्या थी एक तरीके से आर्थिक सहायता नहीं दी। इस दोष को दूर करने के लिए मतलब उन्होंने क्या किया इस दोष को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक समूह से सन 1948 में मानव व्यवहार के मतलब एक उन्होंने क्या किया एक समूह बनाया। सन 1948 में उन्होंने एक प्रकार से जो मानव व्यवहार के जो समान तत्व को वर्गीकृत करके करने हेतु प्रयास किए। उन्होंने क्या किया मतलब उन्होंने वर्ग तैयार करने का प्रयास किया।
अनुसंधान के पश्चात उन्होंने ही इस समूह के उद्देश्यों को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक नंबर 3 ज्ञानात्मक उद्देश्य, और नंबर 2 भावात्मक उद्देश्य, और नंबर 3 मनोक्रियात्मक उद्देश्य। क्या हुआ, जो हमारे इस समूह में एक वर्गीकरण का निर्माण किया, क्या है, इन्होंने एक समूह बनाया, उसमें एक वर्गीकरण का क्या किया, निर्माण किया, जिसका आधार कैसे था, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल, मतलब कोई चीज सरल चीज पहले हम किसी कोई मतलब सरल को से जटिल की ओर लिया। और ब्लूम और उसके सहयोगी ने विश्वविद्यालय में इन 3 वर्गों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक मतलब क्या, जो एक थे ब्लूम और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, एक विद्यालय में उनका वर्गीकरण किया। ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम ने 1956 में और भावात्मक पक्ष का ब्लूम ने और मशिया ने 1964 में तथा मनोज्ञात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1963 में इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या किया, नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, नंबर भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक में क्या किया, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और जो हमारे जो भावात्मक पक्ष में उन्होंने क्या, किसी चीज़ को ग्रहण करना, उसकी अनुक्रिया करना या उसका अनुमूल्यन करना, और क्या चीज़, किसी चीज़ को विचारना या किसी चीज़ की व्यवस्था करना या मूल समूह का विशिष्टीकरण करना। और जो हमारा मनोक्रियात्मक पक्ष था, उसमें उन्होंने उद्दीपन करना, कार्य करना या नियंत्रण करना और उसकी चीज़ का समायोजन करना और स्वाभाविकरण करना और उसकी आदत का निर्माण करना। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तरों को निम्न प्रकार समझा जाए। जो हमारे जो ज्ञानात्मक पक्ष है, उनके हमने जो हमारे स्तर थे, उनको हमने निम्न प्रकार से उन्होंने हमें समझा। नंबर 1 क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, जिसे बोलते हैं नॉलेज। ज्ञान से तात्पर्य अधिगम, जो हमारी जो अधिगम की जो सामग्री होती है, उसके जो शब्दावली है या तथ्य हैं या नियम और उनके सिद्धांत या उनकी जो मान्यताएं या उनके मानदंडों आदि विधियों को मानसिक स्तर पर स्पष्ट रूप से समझने से किया, जिससे छात्र क्या होता है, जो हमारे जो छात्र होते हैं, उनमें सामान्यीकरण कर ज्ञान अर्जन कर सकता है। क्या कर सकता है, जो छात्र होते हैं उसके उनके ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। बोध, ज्ञान प्राप्त करने में याद करना प्रमुख होता है। जब मतलब किसी चीज़ का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना। जब तक बालक उस ज्ञान का मतलब जो बच्चे होते हैं, जब तक उस ज्ञान के क्या करना सकते हैं, अनुवाद या वहीवेशन न कर सकें, तब तक क्या होता है, वह ज्ञान अधूरा रहता है। क्या हमें मतलब एक तरीके से हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसमें हमने किसी चीज़ का अनुवाद अंतर्वेशन नहीं किया, तो हमारा ज्ञान कैसे रह जाता है, एक तरीके से अधूरा रह जाता है। अतः जो हमारा बोध संज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान से उच्च स्तर का पक्ष है, इसमें अनुवाद या अंतर्वेशन या वैवेशन सम्मिलित होते हैं। नंबर 3 क्या होता है, प्रयोग। प्रयोग में जो हमारे जो सीखा हुआ ज्ञान होता है, ज्ञान का जो हमारी जो नवीन परिस्थितियाँ होती हैं में प्रयोग की क्षमता आती है। क्या होती है, एक तरीके से जो हमारे जो सीखा हुआ ज्ञान होता है या जो हमारी नई परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें हमें जो प्रयोग करते हैं, उनकी क्या होती है, क्षमता आती है। किसी समस्या के समाधान के लिए जो हमारी जो समस्या होती हैं, उसके समाधान के लिए एक पूर्व जो अर्जित ज्ञान होता है, उसे प्रयोग में लाना ही क्या होता है, प्रयोग कहलाता है। एक तरीके से जो हमारा मतलब जो अर्जित ज्ञान होता है, उसे हमें प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है, लाना ही प्रयोग कहलाता है। ये भी एक मानसिक क्रिया होती है। क्या होती है, एक तरीके से हम किसी ज्ञान को प्रयोग में लाना ही क्या होती है, एक तरीके से मानसिक क्रिया होती है। विश्लेषण, संज्ञानात्मक के जो हमारे जो संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है, उसके स्तर में जो अधिगम जो सामग्री की इकाई क्या होती है, एक तरीके से सूक्ष्मतम से अध्ययन किया जाता है। एक क्या होता है, सूक्ष्मता से अध्ययन, बहुत ही सूक्ष्म गति से क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें जो हमारे विषय होते हैं, जो हमारी विषय जो सामग्री होती हैं, उसके अर्थ को गहराई से समझकर उसकी जो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में उसके लिए जो लक्षणों की परख की जाती है, क्या होती है, एक तरीके से उसके लक्षणों की हम क्या करते हैं, परख करते हैं। नंबर 5 जो कहता है संश्लेषण। संश्लेषण में जो हमारे जो सरल शब्दों में खंड जो होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे एक तरह के खंड होते हैं, उनके समग्र रूप से रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण है। जिसमें जो तत्व होते हैं, संबंध होते हैं या सिद्धांतों को विभाजित करके पूर्ण अधिगम इकाई में क्या किया जाता है, उनका संयोजित किया जाता है। एक तरीके से जो हमारी जो पूर्ण इकाई होती है, उसे हम कहते हैं संयोजित कर लेते हैं, जिससे किसी निष्कर्ष पर
जिससे किसी निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? किसी मूल्य, क्रिया या उसके परिणाम या उसकी जो विधि होती है या सामग्री होती है आदि के संबंध में सही निर्णय लेना। क्या है जो हमारे जो मूल्यांकन में हमारी जो मूल्य क्रिया होती है, क्या उसके परिणाम होते हैं, क्या विधि होती है आदि के जो हमारे जो संबंध में